नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट। मैं हूं शताक्षी सिंह और आप पहुंचे हैं हमारे आजादी स्पेशल के तीसरे एपिसोड में। इस शो में हम आपको 6 एपिसोड्स के जरिए भारत की आजादी की पहली लड़ाई से लेकर भारत के आजाद होने के पूरे सफर के बारे में बता रहे हैं। कल के एपिसोड में हमने बात की थी उन शख्सियतों की जिनका तरीका एक दूसरे से शायद बिल्कुल अलग था, पर दिल में देश को आजाद कराने का जुनून बिल्कुल एक जैसा। गांधी हमेशा से देश को अहिंसा के जरिए आजादी दिलाना चाहते थे। इसके लिए गांधी ने एक के बाद एक कई आंदोलन किए और फिर जेल भी गए। 1919 में अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में रोलेट एक्ट लागू किया, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। इसी के चलते जलियांवाला कांड हुआ और गांधी जी ने देशवासियों की भावनाओं को भांपते हुए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना की वजह से गांधी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 18 मार्च 1922 को उन्हें 6 महीने की जेल हो गई। लेकिन जब आंदोलन खत्म हुआ तो अंग्रेजों को उन्हें गिरफ्तार करने की आखिर क्या जरूरत थी? क्या इसके पीछे उनकी कोई साजिश थी या उनका कोई डर? देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान हुए ब्रिटिश शासन को भारत में कई तरह के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। ऐसे हालातों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट जारी किया, जो भारतीयों के कई अधिकारों को छीनने का स्पष्ट संकेत था। इसी का देशव्यापी विरोध हुआ। पंजाब में इसका जमकर विरोध हुआ, क्योंकि पंजाब के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ भी दिया था और इस एक्ट का दुरुपयोग सिखों पर भी होने लगा। अंग्रेज सरकार ने इस विरोध को दबाने की ठान ली थी। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था और ज्यादा लोगों के साथ निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। इस माहौल में जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया, जिससे पूरा देश शोक में डूब गया। तभी गांधी जी और कांग्रेस ने मिलकर असहयोग आंदोलन करने का फैसला लिया। असहयोग आंदोलन उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। यहां तक कि अंग्रेज भी एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस यानी आती आत्मविश्वास के शिकार हो गए थे। उन्हें लगा था कि इस आंदोलन को ज्यादा समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन आंदोलन को जिस तरह का जन समर्थन मिला वो अभूतपूर्व था और लंदन तक ब्रिटेन की सरकार हिल गई थी। फिर हुआ चौरी चौरा कांड। आनंद फानन में इस आंदोलन को कुचलने के आदेश आ गए। अंग्रेजों ने सख्ती से तो काम लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को पहले तोड़ने की कोशिश की। इसके चलते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया। 4 फरवरी 1922 को आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने हमला करके एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत निराश हुए और अपने अहिंसावादी सिद्धांतों का हवाला देते हुए उन्होंने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऐलान होते ही देश भर में निराशा का माहौल छा गया। लोग ये नहीं समझ सके कि कुछ लोगों की सजा पूरे देश के उत्साह को क्यों मिली। कई कांग्रेसियों का यही विचार था, लेकिन यहीं से कहानी में एक अलग मोड़ आता है। चौरी चौरा घटना के 1 महीने बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और 18 मार्च को उन्हें इसी आरोप में 6 साल की सजा सुना दी गई। इस मामले में कहा जा सकता है कि अंग्रेज आंदोलन खत्म करने के कारण गांधी जी के खिलाफ जो निराशा का भाव था, अंग्रेज उसे ही भुनाकर गांधी जी और लोगों के बीच में भावनात्मक जुड़ाव को खत्म करना चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आंदोलन किसी भी तरह से सुसुप्त रूप से आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने गांधी जी के अलावा कई कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई की और उन्हें जेल में डलवा दिया। लेकिन आंदोलन में बीज पड़ने थे वो पड़ चुके थे। हजारों युवा देश की आजादी की लड़ाई में कूद चुके थे। कांग्रेस में भी मंथन के कई दौर हुए तो ब्रिटेन से भी साइमन कमीशन के नाम का झुंझुना तैयार किया गया, जिससे आजादी की कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ। ये बात भारत की स्वतंत्रता से पहले 1928 की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया। उनका मुख्य उद्देश्य और भारत का दौरा करने का उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकार को सिफारिशें दी जा सके। इसे मूल रूप से भारतीय संवैधानिक आयोग, भारतीय वैधानिक आयोग कहा जाता था।
इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम के बाद साइमन कमीशन का नाम रखा गया। ये जॉन साइमन के नेतृत्व में था। एक अंग्रेजी आधारित समूह भारत का दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन के इन प्रतिनिधियों ने जमीन पर लहर प्रभाव पैदा किया। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेताओं से मजबूत प्रतिक्रिया देखी गई। ब्रिटेन की लिबरल सरकार उस समय भारत में आयोग भेजना चाहती थी, जबकि देश में सांप्रदायिक दंगे जोरों पर थे और भारत की एकता नष्ट हो चुकी थी। सरकार चाहती थी कि आयोग भारतीयों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में बुरा विचार लेकर लौटे। इंग्लैंड में आम चुनाव 1929 में होने वाले थे। लिबरल दल को हार जाने का डर था और वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय समस्या को सुलझाने का मौका मजदूर दल को दिया जाए, क्योंकि उसके हाथ में वो साम्राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं समझते थे। स्वराज दल ने सुधार की जोरदार मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इन सौदों को बहुत सस्ता समझा, क्योंकि इससे ये संभावना थी कि ये दल आकर्षणहीन हो जाएगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन सब के बीच भारतवासी रोलेट एक्ट से काफी ज्यादा विचलित थे, क्योंकि इसकी वजह से किसी को भी बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा रहा था और फिर जेल में डालकर अंग्रेज उसे प्रताड़ित करते थे। फिर दिन आया 5 मार्च 1931 का। इस दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ एक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में भी जाना जाता है। ये पहला मौका था जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के साथ समान स्तर का समझौता किया था। गांधी इरविन समझौता क्या है, इसको समझने के लिए हमें गांधी जी के नमक सत्याग्रह को भी समझना होगा। मार्च और अप्रैल 1930 के बीच महात्मा गांधी ने समुद्री जल से नमक का उत्पादन करने के लिए दांडी से नमक सत्याग्रह या फिर नमक मार्च की शुरुआत की। ये सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का पहला कदम था। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत ने स्वतंत्र तरीके से नमक बनाने पर और उसको बेचने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद भारतीय लोगों को अंग्रेजों से महंगे दामों पर नमक खरीदना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगा रखा था। अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर टैक्स लगाने के कानून के विरोध में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम में गांधी जी समेत 78 लोगों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च किया। इस दौरान नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई, लेकिन पीछे नहीं मुड़े। इसके कारण अंग्रेजों को सत्याग्रहियों के साथ साथ महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार करना पड़ा। हालांकि फिर भी आंदोलन ने काफी प्रगति की और लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में भी सफल हुआ। इस आंदोलन ने दुनिया भर के मीडिया में जगह पाई। इस कारण लॉर्ड इरविन के लिए मुश्किलें भी बढ़ चुकी थी। इरविन ने महात्मा गांधी से बातचीत करने का फैसला किया। महात्मा गांधी को 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया था। इस तरह महात्मा गांधी और इरविन ने अपनी अपनी बातें रखी और 5 मार्च को 1931 में सहमति जताते हुए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। गांधी की तरफ से जो समझौते हुए उसमें पहला समझौता इस बात का हुआ कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। दूसरा समझौता हुआ कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा समझौता भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण समझौता था कि आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। इस समझौते की आखिरी मांग थी कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। वहीं इरविन की तरफ से भी 3 मांगे रखी गईं। पहली मांग थी कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरी मांग थी कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। तीसरी मांग थी कि गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित किया गया। उसमें गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होकर नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उनके दावों को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का इस विषय में कहना था कि वो भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। भारत के राज्य रजवाड़ों का कहना था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भागों पर कोई अधिकार नहीं है। वहीं तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक
भीमराव अंबेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि हर दल और नेता अपने अपने तर्क, अपना पक्ष और अपनी मांगे रखते रहे और इसका परिणाम शून्य रहा। गांधी जी लंदन से खाली हाथ लौट आए। गांधी जी जैसे ही जहाज से बंबई उतरे, उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ लौट आया हूं और सरकार की हठ धर्मिता के कारण हमें दोबारा सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, आजादी के दौर के सियासी सफर पर चर्चा करते हुए हम इस एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। हमें दीजिए इजाजत। कल आपको बताएंगे कि कैसे यह आंदोलन दोबारा शुरू हुआ और गांधी जी को एक बार फिर से जेल जाना पड़ा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।